Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about a regime change in Syria and concerns for India. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. तो कल ही हमने देखा है कि सीरिया के अंदर क्या हुआ है। पिछले 24 सालों से वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, अब उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया। ही फ्लेड द कंट्री और उनको रसिया ने असाइलम दिया है। इसके साथ ही सीरिया के अंदर जो 24 साल का रजीम था बशर अल असद का, वो ख़त्म हो गया। वहाँ के जो रेबल फोर्सेस थे, नाउ दे हैव कम टू पावर। कल हमने ये भी देखा कि सीरिया के अंदर बशर अल असद के रजीम को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक टर्की का भी रोल रहा है। टर्की wanted to remove Bashar al-Assad. Why? Because Turkey maintained a hostile relations with Iran and Iran was putting its weight behind Bashar al-Assad regime in Syria. So, point is कि after removal of Bashar al-Assad, regime change in Syria, now Turkey's influence in this region will grow, especially in Syria. तो इससे भारत के इंटरेस्ट पे क्या क्या असर पड़ सकता है, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर मेंस में प्रश्न पूछेगा तो यही तो पूछेगा कि सीरिया के अंदर जो भी रेजीम चेंज हुआ है उससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 में। तो लेट अस सी हाउ इट कुड इम्पैक्ट इंडिया। कंसर्न्स फॉर इंडिया, एक कंसर्न तो हो सकता है कि इस पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया रीजन में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, क्योटिक सिचुएशन बन जाए, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाए। और फिर होगा क्या कि इट माइट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे सद्दाम हुसैन के रिमूवल के बाद इराक में सद्दाम हुसैन वाज रिमूव्ड बाय द यूएस। उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि ही इज डेवलपिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। सद्दाम हुसैन के रिमूवल के बाद इस पूरे रीजन में केओटिक सा सिचुएशन बन गया था एंड दैट सपोर्टेड और प्रोवाइडेड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर राइज ऑफ टेरर ग्रुप्स लाइक आइसिस, इस्लामिक स्टेट। तो जब भी लॉलेसनेस होता है, क्यूओस या टर्बुलेंस होता है, तो एक रेफ्यूज या सेंचुरी प्रोवाइड होता रहता है टेरर ग्रुप्स के लिए टू ब्रीड एंड ग्रो। तो ये प्रॉब्लम होगी इस पूरे एरिया में, टर्बुलेंस और क्यूओस होगा। जब सीरिया के अंदर क्यूओस अभी फैला है, रेबल ग्रुप्स ने पावर कैप्चर कर लिया है, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आसपास के देशों में भी देखने को मिल सकता है। और स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब वैसी ही सिचुएशन आसपास के देशों में भी बन सकती है। और फिर पूरे एरिया में अगर लॉलेसनेस या क्यूज फैलता है तो टेरर ग्रुप्स को राइज करने में सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा एरिया, वेस्ट एशियन रीजन जो है, इट इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यही कारण है कि भारत हेवली रिलाई करता है ऑन दिस रीजन टू इम्पोर्ट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। भारत की लगभग 80% तक की जो हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग इंपोर्ट करके मीट करते हैं। और उसमें वेस्ट एशिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर वेस्ट एशिया में केओस होगा तो एनर्जी सिक्योरिटी में गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा, भारत मूल के लोग कई सारे इस रीजन में रहते हैं जो काम करते हैं। जब काम करते हैं तो रेमिटेंसेस कमा करके भारत में वापस भेजते हैं, जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा होता है। बट अगर ये क्यूज फैलेगा तो इंडियन डायस्पोरा की सिक्योरिटी पे भी नुकसान होगा। एक तो जनरल सा कंसर्न है कि पूरे एरिया में क्यूज होगा, एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकती है, डायस्पोरा की सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकती है, और इस पूरे एरिया में टेरर ग्रुप्स का राइज हो सकता है। बट अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो सीधा सीधा भारत को असर पड़ेगा वो है ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टर्की एंड डिक्लाइन ऑफ बशर अल असद। देखिए, बशर अल असद ने हमेशा से ही कश्मीर मामले में भारत के व्यू पॉइंट को ही सपोर्ट किया इन ए वेरी कंसिस्टेंट मैनर कि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मामला है, इट इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया और उसमें बाकी किसी देश का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं होता। मतलब बाकी देशों को उस पर अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। इसके ठीक विपरीत अगर टर्की की बात की जाए तो टर्की के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं रेसेप ताइयप अर्दोगन, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे,
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि तमाम इंटरनेशनल फोरम्स में टर्किश प्रेसिडेंट जो है रेसेप ताय्यप अर्दोगन, वो भारत के अगेंस्ट बोलते रहे हैं ऑन कश्मीर इशू मेनली। ही हैज टेकन प्रो पाकिस्तान स्टैंड कश्मीर मामले को लेकर के, कि कश्मीर पे चर्चा होनी चाहिए, कश्मीर में भारत और पाकिस्तान को मिल करके फिर एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया के का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर के उससे अलग है। कश्मीर भारत का हिस्सा है और उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, यही है हमारा स्टैंड। तो ये अप्रोच रहा है टर्की का अभी तक अंडर इट्स करेंट प्रेसिडेंट रेसेप ताय्यप अर्दोगन। तो अब जब बशर अल असद जो कंसिस्टेंटली भारत को सपोर्ट करते रहे ऑन कश्मीर इशू और भारत के स्टैंड को ही रीट्रेट करते रहे, उनके जगह पे अब कोई नया लीडर आएगा, बट उन नए लीडर को लाने में और रिजीम चेंज करने में टर्की का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो अब टर्की विल बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन दिस इंटायर रीजन, एंड दैट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया बिकॉज टर्की इन जनरल हैज अडॉप्टेड एंटी इंडिया अप्रोच एंड प्रो पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन कश्मीर इशू। टर्की का कैसा अप्रोच रहा है? टर्की ने ओपनली भारत को क्रिटिसाइज किया जब भारत ने डी ऑपरेशनलाइज किया जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस गिवन अंडर आर्टिकल 370, जो हमने अगस्त 2019 में किया था। उसके बाद से टर्की हैज टेकन ए वेरी शार्प अप्रोच, क्रिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया। ओवरऑल अगर देखा जाए कि क्या ब्रॉडर गोल है अर्डोगन का, टर्किश प्रेसिडेंट का, तो ही वांट्स टू रिवाइव सॉर्ट ऑफ कैलिफेट सिस्टम दैट अर्लियर वाज देयर इन 20th सेंचुरी। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको खिलाफत मूवमेंट तो पता है जो भारत में शुरू हुआ था, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, दैट स्टार्टेड ओनली बिकॉज द कैलिफेट सिस्टम was ended and in Turkey. Caliphate is considered to be the leader of the लीडर्स। ये इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कैलिफेट सिस्टम हुआ करता था, जिसको खत्म कर दिया गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद। तो मतलब टर्की यूज टू बी द सीट ऑफ खलीफा हु वाज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ द किंग्स, किंग ऑफ द इस्लामिक किंग्स। तो अब एग्जैक्टली कैलिफेट सिस्टम तो नहीं, बट वैसा ही कुछ स्टेचर चाहते हैं अर्डोगन। ही वांट्स टू एस्टैब्लिश टर्की एज ए लीडर ऑफ ऑल इस्लामिक कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये है उनका ब्रॉडर एम्बिशन। इस कारण से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज के कंसर्न्स को रेज करते रहते हैं। और पाकिस्तान वाले मामले में वो बार बार पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो वो एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं और कश्मीर मुद्दे पे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। ये कोर एरियाज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए बिकॉज ऑफ द रेजीम चेंज दैट हैज हैपेंड इन सीरिया इन करेंट टाइम्स। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेजीम चेंज इन सीरिया और रीजनल स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया एंड एसेस इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो जो डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे आप ये पूरा पूरा जवाब बना सकते हैं। भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में आप टर्की वाली बात लिखेंगे, बशर अल असद का कश्मीर को लेकर के क्या स्टैंड रहा है वो लिखेंगे। इकोनॉमिक में आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, डायस्पोरा और उनसे आने वाले रेमिटेंसेस की बात कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आप टेरर ग्रुप्स के बारे में लिख सकते हैं कि नाउ इट माइट प्रोवाइड टेरर ग्रुप्स ब्रीडिंग ग्राउंड टू राइज। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर वे फॉरवर्ड भी कुछ आप अपने हिसाब से सोच करके आराम से लिख सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, वो मैंने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, 150 वर्ड्स के आसपास आप इसको अटेम्प्ट करें। और जब भी आईआर के जवाब आप लिख रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के जवाब आप लिख रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि मैप भी जरूर बनाएं उस कंट्री का जिस कंट्री से संबंधित बात चल रही है। तो रसिया और आई एम सो सॉरी सीरिया और टर्की का मैप जरूर बनाना आप इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एंटी मैटर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है एंटी मैटर? देखिए, एंटी मैटर जो मटर मटेरियल थिंग्स हैं हमारे आसपास में, बिल्कुल उनके जैसा ही होता है। जो आसपास में हमारे ऑर्डिनरी मटेरियल थिंग्स हैं बिल्कुल उनके जैसा ही होता है एंटी मैटर। बस एक अंतर होता है कि इसके अंदर सारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं वो अपोजिट होते हैं। बाकी वेट या मास वैसा ही है, बट चार्जेज अपोजिट हो जाते हैं।
इसीलिए एंटी मैटर को मैटर का मिरर मैटर कहा जाता है। थोड़ा एग्जाम्पल देख करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन तो आप समझते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसका जो एंटी मैटर होता है उसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन का मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, बस इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो उसका एंटी मैटर है एंटी प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इसका एंटी मैटर है एंटी न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का एंटी मैटर है एंटी प्रोटॉन, तो एंटी प्रोटॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर ही होगा, बस इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और न्यूट्रॉन तो चूंकि न्यूट्रल चार्ज का होता है, तो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन वुड बी वेरी सिमिलर। तो ये जैसे हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ मैटर, इसका एंटी मैटर हो जाएगा एंटी हाइड्रोजन। अब इसके न्यूक्लियस में जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है, तो इसके एंटी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में होगा एंटी प्रोटॉन। इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके ऑर्बिट में एंटी हाइड्रोजन के ऑर्बिट में पॉजिट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इस तरीके से हर मैटर का एक मिरर मैटर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी मैटर। हर मामले में सेम है, मास में सेम है, बस चार्ज में वो अपोजिट है। अब अगर मैटर और एंटी मैटर जब भी एक साथ आते हैं, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज द मोमेंट दे कम इनटू क्लोज रेंज विथ ईच अदर, वो एक दूसरे को एनिहिलेट कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। रीजन बीइंग दे आर अपोजिटली चार्ज्ड। तो अपोजिट चार्ज होने के कारण वो जैसे ही नजदीक आते हैं, दे कम इनटू क्लोज रेंज, दे एनिहिलेट ईच अदर, एंड इन दैट प्रोसेस दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल। तो जैसे प्रोटॉन है, and when it comes into close proximity of antiproton, then they annihilate each other, and in that process they release huge amount of energy in the form of gamma radiations। और माना जाता है कि मैटर्स के साथ साथ एंटी मैटर्स वेर आल्सो क्रिएटेड ड्यूरिंग बिग बैंग। अब एक एक्सपेरिमेंट चल रही है, देखिए एंटी मैटर्स को बहुत ज़्यादा अभी तक समझा नहीं जाया गया है। एंटी मैटर्स को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि मैटर्स के मिरर हैं एंटी मैटर्स, तो फिर एंटी मैटर्स की संख्या इतनी कम क्यों है एज कंपेयर टू मैटर। एंटी मैटर्स आर वेरी लेस इन नंबर एज कंपेयर टू मैटर, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट्स, और एंटी मैटर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि आखिर इसके और नेचर के बारे में समझा जाए। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसका नाम है एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। शॉर्ट में कहें तो एजिस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन। इस एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ताकि हम एंटी मैटर, उसके अंदर भी एंटी हाइड्रोजन को समझ पाए। एंटी हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन का बिल्कुल मिरर मैटर एंटी हाइड्रोजन। एंटी हाइड्रोजन को समझने के लिए एजिस एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड बाय सर्न। तो सर्न क्या है वो समझते हैं। सर्न इज बेसिकली यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इट्स अ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है जिसका नाम है लार्ज hadron कोलाइडर, LHC। दिस लार्ज hadron कोलाइडर हैज बीन क्रिएटेड नियर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑन फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर। ये लार्ज hadron कोलाइडर जो है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये लगभग 27 किलोमीटर लंबा रिंग स्ट्रक्चर का है, और इसको, ये लार्ज hadron कोलाइडर को कहा जाता है पार्टिकल एक्सेलरेटर, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए गए हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जा सकता है टू अ ह्यूज या हाई स्पीड। और हाइयर स्पीड पे जब पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके आपस में कोलाइड किया जाता है, तो उससे उन पार्टिकल्स के बारे में हम लोग और भी नई नई चीज़ें समझ सकते हैं। तो लार्ज hadron कोलाइडर, this has been created by CERN, which is European Organization for Nuclear Research। और इस CERN एक्सपेरिमेंट, CERN का जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे मेनली
पार्टिकल्स को, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराया जाता है, इसीलिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को हम लोग कहते हैं इट्स अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। और पार्टिकल एक्सेलरेट करा करके उनको आपस में कोलाइड करा करके और फिर हम लोग उनके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में और नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो ये LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में ही एजिस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसकी मदद से एंटी हाइड्रोजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम समझ पाएंगे। जो एजिस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि हम समझ पाएं कि इस एंटी हाइड्रोजन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इस एंटी हाइड्रोजन के ऊपर कैसे काम करती है, वो समझना मेन मकसद है इस एजिस एक्सपेरिमेंट का, एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी, इंटरफेरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, अपार्ट फ्रॉम गिविंग आंसर ऑन एंटी मैटर कि what are actually antimatters and mainly why antimatters are very less in number as compared to matter, ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है इट इज ऑल्सो बीइंग कंडक्टेड इन ऑर्डर टू गिव अस आंसर अबाउट डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर को इसलिए भी उसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ताकि वो हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बता सके। तो देखिए, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेते हैं फिल्म्स क्रैश कोर्स में, तो फिर से देखेंगे इनके बारे में। जितनी भी दुनिया में चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिनको भी हमने अभी तक देखा है, जाना है, वो मैक्सिमम 5% ही है यूनिवर्स का। बाकी 95% जो है वो दो फॉर्म में है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। डार्क एनर्जी लगभग 70% के आसपास है, डार्क मैटर लगभग 25% के आसपास है। ये रफ सेग्रीगेशन है, एग्जैक्ट तो कहना कठिन है, बट 5% के आसपास ही दुनिया को हम जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। 70%, 70% डार्क एनर्जी है और लगभग 25% डार्क मैटर है। डार्क एनर्जी जो है वो पूरे यूनिवर्स को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करती है, टेंड्स टू ड्राइव द यूनिवर्स अपार्ट, मतलब पूरे यूनिवर्स को दूर लेकर के जाती है। और माना जाता है साइंटिस्ट द्वारा कि इट इज द फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। तो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स तो कंक्लूसिव तरीके से स्टैब्लिश कर चुके हैं हमारे साइंटिस्ट। एक तो है ग्रेविटी, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरे और चौथे हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। बट ये डार्क एनर्जी को माना जाता है कि इट कुड बी द फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स, बट इट इज वेरी इल्यूसिव सो फार, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। तो एक तरफ डार्क एनर्जी पूरी यूनिवर्स को खींचती है, अपोजिट डायरेक्शन में दूर लेकर के जाती है, तो डार्क मैटर माना जाता है कि वो मोर्टार है, सीमेंट का काम करता है और पूरे यूनिवर्स को एक साथ होल्ड किए हुए है। सो dark energy is the largest constituent of the universe. It constitutes about 70% of universe area या space आप कह सकते हो। जबकि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क मैटर। और डार्क एनर्जी ट्राइज टू टेक द यूनिवर्स अपार्ट, डार्क मैटर टेंड्स टू होल्ड द यूनिवर्स टुगेदर, इसलिए इसको आप मोटर की तरह कह सकते हो। अब इन दोनों के बारे में बहुत कुछ हमें पता है नहीं, तो ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट है जो सर्न ने स्टैब्लिश किया है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने, ये यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस नॉलेज अबाउट एंटी हाइड्रोजन, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू गिव अस नॉलेज अबाउट डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू आरबीआई गवर्नर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, पिछले 6 साल से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब, उनका आज टेन्योर खत्म हो रहा है। कल से नए आरबीआई गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा। ही वुड बी 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, सक्सीडिंग शक्तिकांत दास साहब। अभी आरबीआई गवर्नर, जो नए आरबीआई गवर्नर है, उनको 3 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो टर्म को एक्सटेंड भी किया जाए, क्योंकि टर्म्स एक्सटेंड कर दिए जाते हैं इन जनरल। आगे देखेंगे अभी कैसे टर्म्स एक्सटेंड किए जाते हैं। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है, जिसके अंतर्गत आरबीआई को बनाया गया है, दिस एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट आरबीआई गवर्नर। अब भारत सरकार क्या करती है कि भारत सरकार की जो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट है, तो भारत सरकार के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो
उनमें से कुछ कुछ मिनिस्टर्स को मिला करके एक ग्रुप बनाते हैं प्रधानमंत्री जी, जिसको कहा जाता है कैबिनेट कमेटी, जो अलग अलग काम करती हैं, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस। तो अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिला करके एक 3 से लेकर के 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिला करके एक कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, जो अलग अलग एक्टिविटीज को करती हैं भारत सरकार के। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट कमेटी का कॉन्सेप्ट नहीं मेंशन है, सो यू कैन से कि कैबिनेट कमेटी इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो वही एक कैबिनेट कमेटी है, ऐसी एक कैबिनेट कमेटी है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भारत सरकार द्वारा जो की जाती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ही करती है। तो यही कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट अपॉइंट्स आरबीआई गवर्नर, बट दिस अपॉइंटमेंट is done on the recommendation of Financial Sector Regulatory Appointment Search Committee। तो पहले कमेटी होती है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, वो जो नाम रेकमेंड करती है उस नाम को, उस इंसान को फिर कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट आरबीआई गवर्नर की तरह अपॉइंट कर देते हैं। एक बात और है कि गवर्नर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि गवर्नर के टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट या कर्टेल भी किया जा सकता है, बिकॉज यू नो कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि गवर्नर के टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है या कर्टेल भी किया जा सकता है। नॉर्मली जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नर जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनका टर्म होता है 3 साल का, बट उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर 3 more years। इट कैन गो अप टू 6 years। कोई फिक्स्ड लिमिट तो है नहीं, उसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बट नॉर्मली क्या देखा जाता है कि एक बार आरबीआई गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए तो 6 साल के लिए आरबीआई गवर्नर रहते हैं। जैसे शक्तिकांत दास साहब 6 साल के लिए आरबीआई गवर्नर थे, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, फिर 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो होपफुली संजय मल्होत्रा साहब भी अब अगले 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बीमा सखी योजना। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो चूंकि अब प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी हमें ज्यादा कलेक्ट करते हुए चलना है। देखते हैं बीमा सखी योजना है क्या। बीमा सखी योजना को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय एलआईसी। तो गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने लॉन्च किया है बीमा सखी योजना। मतलब लेकर के आई है एलआईसी, उसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने। इसका मुख्य मकसद है विमेन एम्पावरमेंट। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि विमेन की फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा, उनके इंश्योरेंस अवेयरनेस को प्रमोट किया जाएगा, स्पेशली दोज विमेन हु आर बिटवीन 18 to 70 ईयर्स एंड दोज हु हैव क्लियर्ड एटलीस्ट क्लास 10th। और उसके बाद उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस को प्रमोट करने के बाद 2 lakh women insurance agents will be appointed over the next 3 years under this बीमा सखी योजना। उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी इंश्योरेंस रिलेटेड स्किल्स इन्हांस हो जाए। और women agents will be provided under this बीमा सखी योजना a monthly stipend for first 3 years, 7,000 per month in the first year, 6,000 per month in the second year, 5,000 per month in the third year। अब आप बोलेंगे कि सर टाइम के साथ स्टाइपेंड घट क्यों रहा है? तो टाइम के साथ जैसे ही उनको स्किल आता रहेगा वो ज़्यादा ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच पाएंगी, तो उनका खुद का कमीशन बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर उनको ज़्यादा स्टाइपेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट पहले साल अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेंड नहीं है, इसलिए पहले साल उनको ज़्यादा मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो इस तरीके से बीमा सखी योजना में विमेन इंश्योरेंस एजेंट्स 2 लाख ट्रेन किए जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years और उनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इससे विमेन एम्पावरमेंट भी होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिस स्कीम इज गोइंग टू बी फंक्शनल फॉर 3 years। इस डिस्कशन के बेसिस पे छोटा सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रश्न दिया था उसमें इन चारों में से बस तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सीरिया डज नॉट हैव कोस्ट लाइन विथ रेड सी। बाकी सब सही है। यहाँ पे तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही थे। स्टार टॉर्टोइस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कल ही हमने एक इमेज देखा था स्टार टॉर्टोइस का, वो जमीन पे चलते हुए टेरिटोरियल मूवमेंट करते हुए, तो हाउ कैन इट बी अ कंप्लीटली एक्वेटिक स्पीसीज। एंड इंदिरा गांधी पीस प्राइज, चिलियन प्रेसिडेंट हैं मिशेल बैचलेट,
तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी तो पहला सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।